नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दिखाई दे रहा है ना सबको? सर ठीक है, अब बताओ स्पर्श में कितने चैप्टर किए हमने? 5 3 पोएम और कविता 2 और चैप्टर। हाँ, 2 पाठ। उसमें कबीर की साखी, मीरा के पद, बिहारी के दोहे, और पाठ के अंदर जो है बड़े भाई साहब और डायरी का एक पन्ना। ये 5 चैप्टर जो है वो स्पर्श के अंदर हुए। संचयन के अंदर जो है एक हुआ बड़ा चैप्टर हरिहरका का। अब UT1 के हिसाब से लगभग अब एक ग्रामर का चैप्टर समास बाकी है। राइटिंग सेक्शन में 2 या 3 चीजें बाकी है जिसके लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो कल जब मैं स्कूल जाऊंगा तो स्कूल से ही बोर्ड के ऊपर जो है समास, आपको कल से ग्रामर हम शुरू करेंगे, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर दोनों। उसके अंदर जो भी होगा कोर्स के अंदर UT1 के वो हम करेंगे। तो समास भी जो है चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेंदी है। उसको समझने के लिए विथ एग्जाम्पल, डेफिनेशन, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। तो कल जब मैं स्कूल जाऊंगा तो स्कूल से ही आपको वो बोर्ड पर कराऊंगा ग्रामर का चैप्टर, और दोनों राइटिंग सेक्शन 2 या 3 जो भी है कोर्स के अंदर उतना करवा दूंगा। बाद में वैकेशन जो होगा, वैकेशन के बाद यानी कि वैकेशन खुलने के बाद हम ये जितने भी चैप्टर हैं उनको फिर से रिवाइज करेंगे 1 हफ्ता, और बाद में आपकी UT1 जो है वो होगी, क्योंकि एग्जाम से पहले आपकी UT1 नहीं है। तो एग्जाम के बाद जो है वो आपकी UT1 होगी। और अभी भी मैं सबको कह रहा हूँ कि अभी भी आपके फ्रेंड्स जो है, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, उनको बता देना कि UT जो है, UT1 2 3 क्लास टेस्ट जो है, प्रीलिम्स है, क्लास अटेंड करना, अटेंडेंस, ये सारी चीजें है ना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इस साल जिन जिन बच्चों ने ऐसा सोचा कि कोरोना की वजह से चलो ना चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो चलेगा, टेस्ट जो है क्लास टेस्ट या UT या तो प्रीलिम्स नहीं देंगे चलेगा, नहीं जाना स्कूल, नहीं देनी है टेस्ट, वो उनको अभी पता चला, अभी उनको पछतावा होता होगा कि ये जो हमने किया वो गलत किया। क्योंकि अभी CBSE बोर्ड ने जो है ये कहा कि हर एक स्कूल को जो उन्होंने क्लास टेस्ट, UT और जो प्रीलिम्स ली है उनके हिसाब से ही उनको 10th का रिजल्ट देना है। बोर्ड कुछ नहीं करेगा, बोर्ड सिर्फ आपको प्रिंटेड मार्कशीट बना के 10th की देगा। बाकी सब कुछ जो बच्चों ने किया है उनके ऊपर से देना है, और जो जो उनके पेपर लिखे हुए हैं उनको एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में जो है वो वहां पर भेजना है। यानी जिन जिन ने ये नहीं दिए हैं टेस्ट, इनको ये दिक्कत होगी। या तो ध्यान नहीं दिया, दिए टेस्ट दिए लेकिन कैसे कि चलो ना भाई क्या है इसने, थोड़ा बहुत लिखा नहीं लिखा, ऐसे करके पकड़ा दिया कि चलो ये सर हमारी टेस्ट हो गई। उनको अब पछतावा होगा कि हमने पूरे साल तैयारी की नहीं, कोरोना की वजह से चल जाएगा चल जाएगा, ऐसे करते करते अब पछताने की बारी आई। इससे अच्छा मेहनत की होती तो अच्छा होता। तो आपकी भी सेम वही कंडीशन होने वाली है, समझना। इसलिए आप पूरा क्लास में ध्यान दो, सारी एग्जाम जो है उसको दो, क्लास टेस्ट हो, UT हो, प्रीलिम्स हो, रेगुलर रहो, अटेंडेंस होनी चाहिए। आपकी नोटबुक कंप्लीट करते रहो, फेयरबुक वगैरह, उसके भी इंटरनल मार्क्स है 20%। ये कुछ भी नहीं होगा तो आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो कंपलसरी है, करनी है। अभी आपके भी होंगे अड़ोस पड़ोस में पुराने 10th वाले, बताते होंगे आपको कि हाँ सच में यही हुआ। तो आज के लिए कोई हम जो है नया चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चैप्टर हमने किए हैं उसमें लास्ट में हमने जो किया हरिहरका का, उसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा बाकी है, पहले वो करेंगे। बाद में जो हमारे स्पर्श के चैप्टर है उसके अंदर अगर कहीं पे भी आपको प्रश्नों में डाउट है
तो उसकी चर्चा हम करेंगे। कल से हम समास पढ़ना शुरू करेंगे। समास एक ही चैप्टर इस बार UT1 में है, बड़ा चैप्टर है, लेंदी भी है, समझना पड़ेगा, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। और बाद में जो है राइटिंग सेक्शन वो करेंगे, लेकिन वो कल से, क्योंकि उसमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो कल मैं स्कूल जाने वाला हूँ, तो कल स्कूल से ही वो करेंगे। अभी के लिए सबसे पहले जो है संचयन के अंदर जो हमने एक चैप्टर पढ़ा है हरिहर काका, उसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना मैं हूँ ही, लेकिन ट्राई करनी है। मैंने कहा ना भाई, अभी से ध्यान दो, कोई भी ऐसी गलत फहमी में मत रहना कि कोरोना की वजह से सब चल जाएगा, गाड़ी चलेगी, ऐसा है नहीं। ये इस साल सबको मालूम पड़ गया, और अगले साल भी अगर ऐसी कंडीशन रही तो वही होने वाला है। इसलिए कोई भी गलत फहमी में रहना मत। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 10 प्रश्न है जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आपने लिख भी लिए होंगे फेयर बुक के अंदर। जो फेयर नोटबुक है उसका चेकिंग जब भी आपको सबमिट करने के लिए बोला जाए तुरंत आना चाहिए। उनके भी इंटरनल मार्क्स है, याद रखना। चलो सबसे पहला है सर, पर कथावाचक। चेकिंग डेट कब है? वो जब भी आपको दी जाएगी उस टाइम आपको जितना कोर्स हमारा हो गया, मान लो कि UT1 पूरा हो गया, अब आपके पास से हमने बुक मंगवाई, तो आपके पास पूरा UT1 जो है फेयर बुक के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। चाहे उसमें ग्रामर हो, संचयन हो, स्पर्श हो, सब कुछ होना चाहिए। फिर दूसरा राउंड आएगा, UT2 का कोर्स हुआ, बाद में आपको सबमिशन के लिए बुलाया जाएगा, तो UT2 का पूरा कोर्स आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। कितने चैप्टर चले हैं उतने जो जो आपको होमवर्क में मिला वो फेयर नोटबुक में लिखना ही है। सारे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। चलो सबसे पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? जिसको आता है 1 बाय 1 सबको बोलना ही है, ट्राई तो करनी ही है सबको। तो कथावाचक और हरिहर काका के बीच बड़े अच्छे और गहरे संबंध थे। इन संबंधों का कारण यह था कि हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे, और जब कथावाचक के बचपन में हरिहर काका कथावाचक को बहुत ही प्यार करते थे और लाड करते थे। बराबर है। कथावाचक यानी कि इसमें एक और भी लिख सकते हैं, कथावाचक हरिहर काका की बहुत इज्जत करते थे। कथावाचक यानी कि लेखक, ये दिमाग में रखना है आपको, जो ये हमें कहानी सुना रहे थे। कथावाचक और हरिहर काका के बीच में क्या संबंध है, तो आपको उसमें पूरा जो भी आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा कि लेखक की माँ कहती है कि बचपन से ही हरिहर काका जो है लेखक को अच्छे से रखते थे, बच्चे की तरह रखते थे, कंधे पे बिठा के घुमाते फिराते थे। हरिहर काका का कोई दूसरा दोस्त नहीं था। जो लेखक हैं, समझदार हुए, सयाने हुए, तो सबसे पहला दोस्त जो है लेखक का भी हरिहर काका ही थे और हरिहर काका का लेखक। और इनके बीच में जो संबंध है इसके 2 कारण है, एक व्यावहारिक है और एक वैचारिक है। मतलब व्यावहारिक इसलिए है क्योंकि वो उनके पड़ोसी हैं, उनके साथ पिताजी जैसा संबंध रखते हैं, वो बेटे की तरह मानते हैं, तो वो एक व्यावहारिक संबंध है। दूसरा वैचारिक संबंध है। वैचारिक मतलब विचार दोनों के जो है, हरिहर काका के और लेखक के, दोनों के विचार मिलते जुलते हैं। और लेखक जो है वो गांव में कुछ ही चंद लोगों की इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें से सबसे पहले जो है वो हरिहर काका है, तो उनके विचार जो है, स्वभाव जो है वो मिलते हैं, तो एक वैचारिक संबंध भी है। ये आपको इसके अंदर लिखना है। जो आपने बोला है वो सही है, उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित रूप से आपको लिखना पड़ेगा। चलो दूसरा है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? हरिहर काका नहीं थे, उनके हिस्से में 15 बीघा जमीन थी, पर वो महंत और उनके भाइयों को उनकी जमीन पाने चाहिए थी, इसीलिए उन्हें दोनों एक जैसे ही लगे, क्योंकि वो पाने के लिए हरिहर काका के साथ कैसा भी बर्ताव करने के लिए तैयार। थोड़ा गड़बड़ है इसके अंदर। दूसरा कोई देगा इसका जवाब? सवाल क्या है, आपने ठीक से पढ़ा नहीं। सवाल ये है कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? एक ही श्रेणी के मतलब एक ही कक्षा के, एक ही जो है
उनका लेवल है। हरिहर काका का महंत और अपने तीनों भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे क्योंकि जब हरिहर काका ने जमीन देने से मना कर दिया, तब महंत ने अपने पुजारियों से हरिहर काका को मारा पीटा और जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए, और हरिहर काका के भाइयों ने भी यही किया। बराबर है, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तार से आपको लिखना पड़ेगा कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगे क्योंकि सबसे पहले महंत ने जो हरिहर काका के साथ बर्ताव किया, जबरदस्ती उनका अपहरण करके उनको मारा पीटा, कोरे कागजों पर लिखे कागजों पर अंगूठे के निशान लिए, हाथ पैर बांध के कपड़ा जो है मुंह में ठूस दिया, एक कमरे में बंद करके चले गए। ये सारी चीजें जो थी उनके साथ हुई थी, ये महंत ने की थी। लेकिन उससे भी बदतर हालत जो है उनके भाइयों ने उनके घर में की। उनको वैसे ही धमका कर जो है मार पीट कर जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए गए, उनको जो है लेटा कर मुंह में कपड़ा ठूसा गया। उनको जितनी गंभीर हालत जो है महंत जी ने और उनके साथियों ने नहीं की थी, उससे भी बदतर हालत उनके भाइयों ने की कि अगर तुम जो है अंगूठे के निशान नहीं लगाओगे तो तुमको मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। तो इसलिए जो है हरिहर काका को महंत और उनके भाई एक ही श्रेणी के लगे, मतलब दोनों वही है, पापी प्रपंची धोखेबाज वही है। इसलिए हरिहर काका को जो है चाहे उनके भाई हो चाहे महंत हो, दोनों एक ही कक्षा के एक ही श्रेणी के लगे। चलो तीसरा है, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। चलो इसका जवाब बताइए आप। मनोवृत्ति का मतलब तो समझ में आता है ना आपको। मनोवृत्ति मतलब उनकी जो मानसिक वृत्ति है उसकी बात है, उनका मन क्या सोचता है ठाकुर बारी के प्रति, वो आपको बताना है। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव थे, उससे हमें यह पता चलता है कि उनका प्रेम ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना तथा विश्वास पूर्ण था। वे अपने प्रत्येक सफलता का कारण ठाकुर जी को बताते थे और कोई भी शुभ काम पूर्ण होने से दान दक्षिणा भी देते थे। बराबर, आपने ये जवाब दिया, लेकिन लास्ट में जो आधा प्रश्न है उसका जवाब तो बाकी रहा कि इस मनोवृत्ति का पता जो है सवाल यह था कि ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, जो आपने बताया अभी कि उनकी श्रद्धा किस प्रकार से है, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो अब आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि लोगों की जो मनोवृत्ति है वो किस मनोवृत्ति का पता चलता है, आपको किस प्रकार की मनोवृत्ति है उनकी। लोग सोचते हैं कि उनको जितनी भी सफलता मिली है वह ठाकुर जी के कारण नहीं मिली। मतलब उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का पता आपको चलता है, उनकी श्रद्धा जो है ठाकुर बारी के प्रति उनका पता आपको चलता है। यही तो उनकी मनोवृत्ति है ना, कि वो आंखें बंद करके भरोसा सिर्फ एक ही चीज पर करते हैं, वो है ठाकुर बारी। उनकी पूरी श्रद्धा, उनका पूरा विश्वास जो है, उनका पूरा मन जो है वो ठाकुर बारी के प्रति जो है पूरा समर्पित है। ये उनकी मनोवृत्ति है। जो आपने जवाब दिया वो सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चौथा, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वह जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुर बारी के महंत उनको इसलिए समझते हैं क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुर बारी के नाम करवाना चाहते हैं। बराबर।
अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, ये कहानी के ऊपर आपको सिद्ध करना है। तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो आपने जो बोला वो बराबर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जो हरिहर काका अनपढ़ थे, लेकिन अब वो अनपढ़ होने के बावजूद भी एक ज्ञानी और चतुर व्यक्ति बन चुके हैं। उनको पता है कि अगर मैं मेरी जमीन जो है जीते जी किसी के नाम कर दूंगा, चाहे वो ठाकुरबाड़ी हो चाहे वो भाइयों के नाम हो, तो फिर मेरी जिंदगी जो है वो धोबी के कुत्ते के समान, मतलब कुत्ते जैसी हालत मेरी हो जाएगी, मुझे संभालने वाला कोई रहेगा नहीं। ये हरिहर काका जो है वो बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनियादारी जो है वो देखी है, उनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है। वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि गांव में जो रमेश्वर की विधवा है, उसने जीते जी अपनी जमीन अपने देवरों के नाम कर दी थी, तो बाकी की जिंदगी जो है बेचारी ने बहुत ही दुख में बिताई। तो ये सारी जो समझ है उनको अनपढ़ होते हुए भी वो आपको इसके अंदर लिखनी है, और कुछ नहीं है इसमें। चलो इसके बाद का है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे और उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। हरिहर को जबरन ले जाने वाला और कोई नहीं, ठाकुरबाड़ी का महंत था। महंत के साथ कुछ साथी भी थे। उन्होंने हरिहर काका को जबरदस्ती बांध दिया और उनको मारा पीटा और उनसे जबरन अंगूठे के निशान ले लिए और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, जिससे कि वो चिल्ला ना सके। बराबर है। यही जवाब जब आप अपने ऑन वर्ड्स में बोलोगे ना या लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। भले मैंने आपको कहा आप रेफरेंस बुक रखते हो, आप उसे पढ़ो, वो पढ़ने के लिए ही है, लेकिन जब भी आप लिखो तब अपने आप अपने शब्दों में उसका जवाब लिखो, कॉपी मत करो, ताकि उससे प्रैक्टिस आपको होगी। ये जो जवाब है कि हरिहर काका को जबरन ले जाने वाले कौन थे, तो आपको मालूम ही है कि उनको जबरदस्ती उठाकर ले जाने वाले ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और उनके पक्षधर थे। बाद में सवाल है कि उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, तो वो भी आपको पता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा कि उनको पहले तो बड़े प्यार से समझाया गया कि अगर तुम अपनी 15 बीघा जमीन जो है ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे तो तुम्हारा जीवन जो है सफल हो जाएगा, तीनों लोक में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी और तुम्हारा अगला जीवन भी जो है इससे एकदम खिल उठेगा। तो उन्होंने बाद में जब ये प्यार से बात नहीं समझ में आई या तो हरिहर काका नहीं माने, तो उन्होंने जोर जबरदस्ती शुरू की, उनको मारना पीटना शुरू किया। उनके कोरे कागजों पर, लिखे कागजों पर जबरदस्ती जबरन अंगूठे के निशान लिए गए, उनके हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया ताकि वो चिल्ला ना पाए। और बड़ा जो है दयनीय स्थिति जो है बड़ी, वो हरिहर काका की उस समय हुई थी, जिनको बंद कमरे के अंदर बंद करके जो है वो चले गए। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आपको लिखनी है। इसके बाद का प्रश्न है कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। क्या लिखोगे इसके अंदर। हरिहर काका के साथ जो हादसा हुआ उससे गांव वाले जो लोग हैं वो दो हिस्सों में बट गए थे। एक हिस्सा ये कह रहा था कि ठाकुरबाड़ी को जमीन दे देनी चाहिए और दूसरा हिस्सा ये कह रहा था कि अपने भाइयों के नाम जमीन कर देनी चाहिए। और इसके ये कारण थे कि जो लोग ठाकुरबाड़ी में अक्सर जाया करते हैं वो लोग ठाकुरबाड़ी की तरफ थे और जिन लोगों के घर में हरिहर काका जैसा कोई है वो भाइयों की तरफ थे। बराबर है, वेरी गुड, ये परफेक्ट जवाब है। भव्यराज कोई जवाब देगा कि नहीं। भव्यराज है कि नहीं है आज, कि सो गए अभी सुबह सुबह कि उठा ही नहीं है भव्यराज। हाँ तो फिर एक आधा जवाब देने की कोशिश करो, कुछ बोलो तो पता चले कि भाई अभी है भव्यराज और जाग रहा है, सोया नहीं है। तो ये जो जवाब है कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे, तो जो आपने जवाब दिया वो परफेक्ट है कि गांव में दो ग्रुप में लोग बढ़ गए थे, जिसमें एक जो ग्रुप है वो ये कहता था कि उनको ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन करनी चाहिए। वो ग्रुप जो है वो ग्रुप इसलिए ऐसा कहता था क्योंकि वो पेटू और चटोर किस्म के लोग थे जो हर दिन सुबह शाम ठाकुरबाड़ी पहुंच जाते थे, आरती के समय
और भोग लगाने के समय, ताकि उनको जो है अच्छा अच्छा व्यंजन भोजन जो है खाने के लिए मिले। दूसरा पक्ष जो है, दूसरा ग्रुप जो है, वो ऐसा था जो सोचता था कि हरिहर काका को भाइयों के नाम जमीन करनी चाहिए। क्यों? तो वो ग्रुप ऐसा है जिनके घर में हरिहर काका जैसे ही स्त्री या पुरुष जो है घर में पल रहे हैं। ये इसके अंदर आपको लिखना है। इसके बाद का प्रश्न है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को भी वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। ये लाइन जो है वो हमने पाठ के अंदर पढ़ी थी, और जब हमने पढ़ी ये बात, उस समय मैंने आपको अच्छे से ये समझाया था और आपसे पूछा भी था। तो अब ये जवाब के अंदर लिखना है। बोलो कौन जवाब देगा? तो लेखक के कहने का यह तात्पर्य है कि जो लोग अज्ञान है, वो लोग नहीं जानते कि एक दिन उनकी मृत्यु निश्चित है, वो लोग मृत्यु से डरते। पर जिसको पता है कि जो ज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है, वो जानता है कि उसके एक दिन मृत्यु होगी, तो फिर वो नहीं। बराबर है। चलो दूसरा कोई देगा इसका जवाब? दूसरा व्यक्ति कोई? काका जानते थे कि एक बार जमीन उन्होंने भाइयों के नाम लिख दी तो भी उनकी जिंदगी नरक होने वाली है। बराबर है, ये पॉइंट रह गया था। बराबर है। यहाँ पर लिखा है कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, मतलब जिनको पता नहीं है वो डरते हैं। लेकिन यहाँ तो पता ही था हरिहर काका को कि अगर मैं जमीन जो है अपनी भाइयों के नाम या तो ठाकुर बाड़ी के नाम अगर कर दूंगा, तो ये जो मामला है उस समय, ये दो लाइन जो है उस समय आई थी जब भाइयों ने जबरदस्ती हरिहर काका के साथ शुरू की थी, उस टाइम की बात है। तो हरिहर काका जानते थे कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, मतलब जिनको पता नहीं है वो डरते हैं। यहाँ तो हरिहर काका को पता ही था कि अगर मैं जमीन जो है भाइयों के नाम कर दूंगा तो मेरी जिंदगी मृत्यु से भी बदतर हो जाएगी, ये कोई मुझे रखने वाला तो है नहीं। तो ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब हरिहर काका को तो ज्ञान हो ही चुका था, इसलिए उन्होंने ये सोच लिया था कि भाई जीते जी घुट घुट के मरे, या तो धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो, ना घर के ना घाट के, इससे अच्छा है कि जब तक जिए ये जमीन जो है वो हम किसी के नाम ना करें। तो ये जो दो लाइन है वो उस समय हरिहर काका ने कही थी, और लेखक इसीलिए कहते हैं कि अज्ञान की स्थिति में ही व्यक्ति जो है मृत्यु से डरता है, बाकी ज्ञान होने पर तो वो सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद 8वां जो प्रश्न है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, और इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मतलब इसका जवाब जो है सबका अलग अलग होगा, किसी का जवाब जो है मैच नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ कहा गया है कि इस विषय पर अपने अपने विचार जो है वो आपको लिखने हैं। तो समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? अहमियत तो समझते हो कि नहीं? इम्पोर्टेंट। हाँ, यस। तो कौन देगा इसका जवाब? समाज में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। जब लोगों को अपने रिश्तेदारों से काम निकलवाना होता है तब वे उन्हें सम्मान देते हैं और उनको सम्मान देते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तब वे उनसे दूर भागने लगते हैं। वे लोग अपने स्वार्थ के लिए ही रिश्ते नाते रखते हैं। स्वार्थ के बिना वे लोग उनके रिश्तेदार उनके लिए कुछ भी नहीं। बराबर, सही है जवाब। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको। तो आपको पता ही है कि आजकल समाज में जो है रिश्ते किस प्रकार चलते हैं। मैंने आपको पाठ समझाया, उस समय भी कहा था कि आजकल के रिश्ते जो है वो स्वार्थी है। मतलब आपके पास लोग तभी आएंगे जब आपके पास कुछ होगा, मतलब धन दौलत संपत्ति या तो पावर, कुछ भी आपके पास है तब लोग आपके पास आएंगे। और वो स्वार्थी है क्योंकि उनको अपना काम निकलवाना है, अपना स्वार्थ है। वो जब सिद्ध हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, तो वो आपके आसपास फटकेंगे ही नहीं। तो ये जो रिश्ते हैं वो पाठ के हिसाब से कैसे समझ में आते हैं?
तो उसमें आपको ये भी लिखना है कि जैसे पाठ के अंदर हमने पढ़ा कि हरिहर काका के पास 15 बीघा जमीन है, इसलिए जो ठाकुर बाड़ी के महंत हैं उनको अच्छा अच्छा व्यंजन भोजन खिलाते हैं और उनके पीछे लगे पड़े हैं। वैसे ही जैसे भाई हैं जिनको खून के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 15 बीघा जमीन जो हरिहर काका के हिस्से में आ रही है उसी के कारण हरिहर काका के साथ लगे पड़े हैं खून का रिश्ता निकालने पर। तो कैसे भी करके लोगों को क्या होता है कि अपना स्वार्थ जो है वो सिद्ध करना होता है। जैसे ही अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, मतलब अपना काम हो जाता है, तो आदमी बाद में उसको याद भी नहीं करता, उस पर ध्यान भी नहीं देता। और उस समय मैंने आपको गुजराती की जो एक कहावत है वो भी कही थी, याद है? कौन सी कही थी? किसी को याद है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं आती है, इसलिए याद नहीं है। नाड़ा वगरनो नाथ्यो ने नाड़े नाथा नाल। बराबर है। कौन बोला ये? कौन बोला? कौन है ये? राज जीवानी। बराबर है, राज को याद था। नाना वगरनो नाथ्यो ने नाड़े नाथा लाल। चलो इसके बाद का जो प्रश्न है, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? ये भी उत्तर जो है सबका अलग अलग होगा। सब अपने अपने विचार से जो कर सकते हैं उनके लिए वो लिखेंगे, इसलिए सबका जवाब जो है अलग अलग होगा। क्या लिखोगे इसके अंदर? हरिहर काका जैसा अगर हमारे आसपास होता तो हम उसको किसी के नाम जमीन नहीं करने देते क्या? और उनको समझाते कि अगर वो किसी के नाम जमीन कर देगा तो फिर उनको बुढ़ापे में कोई भी साथ नहीं देगा और उनको ऐसे ही बुढ़ापा काटना पड़ेगा। बराबर है, मतलब जो लेखक ने किया, जो लेखक ने समझाया हरिहर काका को, वैसा ही आप कहोगे। जैसा लेखक ने पाठ के अंदर हरिहर काका को कहा, समझाया, बातचीत की, वही विचार आपके हैं। इससे अलग कोई बोलना चाहता है? जवाब? उन्हें उनके मतलब उनके बगल में जो उनके आसपास जो घटनाएं हो रही है उनका क्या कहते हैं उदाहरण देके उनको समझा सकते हैं। जैसे किसी की जमीन ना रही तो उनको ये कह सकते हैं कि अपने दामादों के नाम पे जमीन कर दी है, तो आज उनका हाल कुछ और है। हाँ, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो लेखक ने हरिहर काका को समझाया कि देखिए हमारे गांव में ऐसी ऐसी हालत है लोगों की, आप अनपढ़ हो, आप थोड़ा सोच विचार करो, जीते जी अपनी जमीन जो है किसी के नाम मत करो, वरना आपकी जिंदगी जो है, एक दो एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया कि इस तरह की हो जाएगी। तो आपके विचार भी वही है कि आप भी ऐसा ही करते। अगर हरिहर काका जैसा कोई आपके आस पड़ोस में रहता होता तो आप यही कहना चाहते। इससे अलग कोई कुछ कहना चाहता है कि मैं अगर मेरे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होता तो मैं ये करता वो करता? नहीं? ओके, चलो। सर अगर हरिहर काका जैसा कोई व्यक्ति हो तो मैं उसे अकेला प्रतीत नहीं होने देता, उसका हौसला बढ़ाता, उसके साथ बैठकर बातें करता। बराबर है, उनका समय समय पर ध्यान रखता, कभी कोई चीज की जरूरत पड़े तो उनको पहुंचाता, कभी कोई अस्पताल दवाई वगैरह लेने के लिए जाना पड़े तो ले जाता। तो ये एक समाज सेवा है कि ये पड़ोसी धर्म है आपका, कि आप उनके आसपास रहते हो तो आप उनके लिए, क्योंकि वो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए आप ये कर सकते हो। तो जवाब इसके अंदर मैंने कहा ना कि आपके अलग अलग जवाब होंगे, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं कि मेरे आसपास कोई अगर ऐसा बूढ़ा व्यक्ति रहता है जो बड़ा दुखी है, जिनको लोग परेशान करते, तो मैं उनके लिए ये करता वो करता। सबके विचार अलग है, तो इसके अंदर आप अपने शब्दों में लिख सकते हो।
अब एक आखिरी सवाल है 10वां इसका। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती उस समय तो स्क्रीन ब्लर हो गई है। हाँ हाँ, 1 मिनट है बेटा। दिखा। यस सर। यस सर। तो ये आखिरी सवाल है कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती, उस समय तो मीडिया वगैरह था नहीं, जितना आज एक्टिव है उतना उस समय था नहीं, लेकिन अगर होती उसकी पहुंच गांव तक तो उनकी क्या स्थिति होती, ये भी आपको अपने शब्दों में लिखना है। क्या होता अगर उस समय मीडिया होता तो? यदि हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो मीडिया के कारण वो हरिहर काका घेरे रहते और भाई और महंत से दूर रहते, और वो जो बुढ़ापे में अकेले अकेले जीवन बिता रहे थे वो उनको ना बिताना पड़ता, और वो अच्छा। दिख रहा है आपको, सुनाई दे रहा है ना आप? सर दिख नहीं रहा है, ब्लर हो गई है। 1 मिनट है, क्योंकि बीच में वो विभा मैम का कॉल आया ना, इसलिए 1 मिनट रुको। अब दिखा? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो अब बोलो इसका जवाब कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती। एक ने तो जवाब दिया, दूसरा को मीडिया की सर मैं बोलूं? तो वे हाँ चलो बोलो तुम बोलो बेटा। चलो सर, अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो स्थिति बहुत ही बुरी हो सकती थी, क्योंकि अगर मीडिया हरिहर काका की स्थिति सब लोगों को बताती तो उन लोगों में भी लालच पैदा होती और गांव के बाहर भी 2 वर्गों में लोग बढ़ जाते, जिससे हरिहर काका को खतरा हो सकता था और हालत बहुत बदतर हो जाती। देखो, अब ये तेरा विचार है, ये तूने जो जवाब दिया ये तेरा विचार है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अपने शब्दों में लिखिए। ये विचार तेरा है कि मीडिया अगर होता तो ऐसी ऐसी हालत होती, लेकिन मान लो कि मेरा विचार जो है वो एक प्रकार से पॉजिटिव है कि अगर हरिहर काका के गांव तक मीडिया की पहुंच होती तो हो सकता था कि हरिहर काका की मदद के लिए सरकार आती, दूसरे सेवाभावी संस्थाएं उनकी मदद के लिए आती, कोई वृद्धाश्रम के लोग आते जो उनको अपने साथ ले जाते, उनको किसी चीज का खतरा नहीं रहता, उनको पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो सरकार दिलवाती, लोगों तक जो है इसकी लोग जागृत होते कि ऐसे बूढ़े लोगों के साथ जो है, बुजुर्गों के साथ जमीन के लिए हाथापाई मारपीट वगैरह होता है। तो इससे जो समाज के अंदर ये गंदगी फैली हुई है स्वार्थ की, कि जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसों के लिए इन बूढ़े लोगों को जो है परेशान किया जाता है, घर घर के ये प्रश्न है। तो वो मीडिया में जब आता तो लोग जो है वो डरते, सरकार जो है कुछ उसके लिए कानून बनाती, तो इससे फायदा भी हो सकता था। ये मेरा विचार है। तो सबके अलग अलग विचार होते हैं, जैसे तूने बोला वो तेरा विचार है, मैंने बोला वो मेरा विचार है, कोई तीसरा बोलता तो उसके विचार होते। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अपने शब्दों में लिखे, मतलब आप अपने विचार से क्या सोचते हो कि मीडिया अगर गांव तक
पहुंची होती या पहुंच उसकी गांव तक होती तो फिर उस समय क्या होता। तो इसके सबके अलग अलग विचार है। मैंने जो बोला वो भी सही है ना कि गलत है? सर सही है। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो क्या? आप अपने विचार लिख सकते हो, इसके अंदर कोई ऐसा पक्का तो है नहीं कि भाई सबका जवाब जो है मैच करना चाहिए। अगर कोई सवाल ऐसा पूछता है कि लेखक के संबंध जो है बचपन से सबसे ज्यादा अच्छे किसके साथ थे, तो सबका जवाब मैच करना चाहिए कि हरिहर काका के साथ। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो लिखा ही है कि आप अपने शब्दों में लिखिए। तो सबके विचार जो है इसके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे आपने बोला, मैंने बोला, कोई तीसरा बोलेगा, तो सबके विचार जो है अलग अलग होंगे। बराबर है ना? यस सर। और कोई कुछ बोलना चाहता है? यस सर। चलो, अब ये जो 5 चैप्टर है स्पर्श के, 3 कविता और 2 पाठ, इसमें मैंने आपको पहले ही जो है शुरुआत में ही वो कट करवा दिया था कि कविता के अंदर एक कविता नहीं है महादेवी वर्मा की मधुर मधुर मेरे दीपक जल, बड़ी अच्छी कविता है, लेकिन वो इस साल जो है आपके कोर्स में नहीं है। और पाठ के अंदर जो है वो कौन सा पाठ मैंने कट करवाया था आपको? गिरगिट है ना, अंतोक चेखव का। बाकी सारे पाठ जो है वो आपके कोर्स में है। तो अभी जो हमने 3 कविता और 2 पाठ जो है पढ़े हैं, उसमें से रैंडमली मैं आपको कुछ अलग अलग प्रश्न पूछ रहा हूँ। सिर्फ ये मूल्यांकन के लिए है, मतलब मुझे पता चले कि आपको भूल गए कि याद है, इसलिए कुछ सवाल जो है मैं आपको रैंडमली पूछ रहा हूँ। जिसको भी आता है उसका जवाब आपको देना है। सबको मौका देना, 2-3 जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि वही का वही चलता रहे। बाकी कल से तो समास करना ही है जो बोर्ड के ऊपर होगा। चलो, ये सवाल है कि बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा। सर, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छा इसलिए दबानी पड़ती थी क्योंकि उनके छोटे भाई को सिखाने के लिए उन्हें थोड़ा बराबर है, बड़े होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो छोटे भाई का ध्यान रखे, ख्याल रखे। हाँ, इसलिए वो ऐसे काम जो है वो नहीं करते थे कि वो खेलने चले जाए या तो आवारागर्दी करें, क्योंकि वो अगर इस तरह का काम करते तो उनका छोटा भाई भी जो है उनके रास्ते पर चलता। इसलिए जो है बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं जो है वो दबानी पड़ती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे भाई के भविष्य के लिए, मतलब उनके भले के लिए। ये है इसका जवाब। तेज है कि नहीं है? तेज नहीं है, मतलब क्लास अटेंड नहीं किया तेज ने। सर किया तो था लेकिन हाँ, मतलब अटेंडेंस आ गई इसलिए निकल पड़े। चलो भव्यराज, तेरे लिए सवाल आ रहा है, अब तैयार हो ना? क्यों नहीं बोल रहा है? जवाब देना पड़ा इसलिए? सर वो लेफ्ट हो गया, वो क्लास में नहीं।
बराबर है, मतलब इनको सबको पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। एक आध बार आए क्लास में, अटेंडेंस हो गई, चलो अब निकल जाते हैं। और जो मैंने कहा वो आपको याद ही रखना है। जैसा इस साल 10th वालों के साथ हुआ है वैसा ही सेम अगर आपके साथ हुआ तो आपको इन सभी चीजों की पूरी तरह से जरूरत पड़ेगी, हर एक चीज की। और तब बाद में पछतावा हो, इससे अच्छा है पहले से ध्यान रखो। चलो अब नेक्स्ट जो सवाल है वो है डायरी का एक पन्ना, उससे कि पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? पुलिस ने बड़े बड़े मैदानों को इसलिए घेर लिया था क्योंकि कोई इकट्ठा न हो सके और उससे इकट्ठा होके कोई आंदोलन या ऐसा कुछ न कर दे, जिससे कि वो सर पुलिस ने बड़े बड़े ये लगा लिया था क्योंकि कोई वहाँ पे इकट्ठा होके झंडा ना फहरा सके और वे सर क्या प्रतिज्ञा ना पढ़ सके। हाँ, प्रतिज्ञा। बराबर है। चलो दूसरा एक सवाल है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? स्त्री समाज मतलब महिलाओं का जो ग्रुप थे वगैरह वो। सुभाष बाबू सर क्वेश्चन सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बहुत अहमियत थी। स्त्रियों ने कई कई जगहों से जुलूस निकाला था और उन्होंने मॉन्यूमेंट पे उन्होंने मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराया था और प्रतिज्ञा भी ली थी और उनका नेतृत्व जानकी देवी जैसे सफलता स्त्रियों ने उनका नेतृत्व किया था। बराबर है, लेकिन ये 50-60 है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़ा लंबा जो है आपको विस्तार से इसका जवाब लिखना पड़ेगा कि सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। तो मैंने आपको शुरुआत से बोला था कि आपको याद होना चाहिए कि जानकी देवी और मदालसा बजाज नारायण जो है सबसे पहले मारवाड़ी विद्यार्थी की विद्यालय जो है गर्ल्स की स्कूल जो थी, मारवाड़ी लड़कियों का स्कूल जो था महिला विद्यालय, वहां पर गए, झंडोत्सव मनाया। ये जो है वो पहला स्त्री समाज का एक काम था। दूसरा एक आया था गुजराती सेविका संघ, वो भी एक स्त्रियों का ग्रुप था जिन्होंने भी बहुत सारी जो है चीजें इसके अंदर की थी आंदोलन में। तो जहां जहां स्त्रियों के नाम आए हैं, जहां जहां स्त्रियों ने अपना योगदान दिया है, पाठ के अंदर आपको मैंने उस टाइम ही कहा था कि अंडरलाइन करते जाना, वो सारी चीजें जो है वो आपको इस सवाल के जवाब में लिखनी है कि स्त्रियों ने क्या क्या किया, जुलूस निकाला, कहाँ गए, किसने डंडे खाए, कौन मोड़ पर आकर बैठ गए, किनकी गिरफ्तारी हुई, ये सारी चीजें जो है आपको लिखनी है। जितना जितना स्त्रियों ने योगदान दिया है इस आंदोलन के दौरान वो आपको लिखना है इसके अंदर। इसलिए पूरी तैयारी आपकी उसी प्रकार की होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? छाया भी छाया ढूंढने लगती है जब गर्मी का मौसम। ऐसा जवाब आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको लगता है ऐसा जवाब लिखने से मार्क्स मिलेंगे? सर वो ऋतु का एग्जैक्ट नाम सर विश्व ऋतु। बराबर है। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु की जब भयंकर गर्मी होती है, जेठ महीना कहो तो भी चलेगा, वो दोनों एक ही है। इसकी जब भयंकर गर्मी जो होती है, जब सूर्य मध्याह्न में सीधा होता है सर के ऊपर, उस समय
छाया भी छाया ढूंढने लगती है। मतलब कहाँ छिप जाती है, या तो घने जंगल के अंदर या तो बड़े से महल के अंदर। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि छाया भी खुद छाया ढूंढने लगती है। गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती है ताकि वो उनसे बात कर सके। तो आपको ऐसे लिखना है कि गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी इसलिए छिपा लेती हैं क्योंकि जो गोपियां हैं उनको भगवान कृष्ण से बातें करने की लालच है। तो बातों की लालच के लिए वो जो है कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती हैं। जब कृष्ण उनके पास बांसुरी मांगते हैं तो गोपियां जो है झूठ मूठ में कसम खाती हैं, सौगंध खाती हैं और बांसुरी देने के लिए मना कर देती है। मतलब हमने जो दोहे के अंदर पढ़ा था वो सारा भावार्थ जो है आपको प्रश्न के अंदर व्यवस्थित रूप में सेट करके लिख देना। ये हो गया जवाब, जो मैं अभी बोला ये इसका जवाब है। चलो, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है? आता है किसी को इसका जवाब याद है? मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी सेविका बनने के लिए भी तैयार है और वो उनके दर्शन बार बार करना चाहती है, इसलिए वो हर एक गली गली में श्री कृष्ण के गीत गाना चाहती है और सभी लोगों को श्री कृष्ण के बारे में बताना। बराबर है। मतलब जो पूरे पद के अंदर आया है वही आपको लिखना है कि मीराबाई जो है श्री कृष्ण को पाने के लिए वो कहती हैं कि जब जब मैं महल बनाऊंगी तो बीच बीच में बारी यानी कि भगवान को देखने के लिए स्थान जो है, जगह जो है वो मैं रखूंगी। मैं आपकी सेविका बनकर आपके लिए बाग लगाऊंगी, मतलब फूलों का बगीचा जो है वो लगाऊंगी। मैं नित्य उठकर, हर रोज उठकर आपके दर्शन पाऊंगी। मैं आपकी लीलाओं के जो है गुणगान वो वृंदावन की कुंज गलियों में यानी कि सिकुड़ी हुई छोटी छोटी गलियों में मैं आपकी लीलाएं गाऊंगी। तो ये सारी चीजें जो मीराबाई उनके लिए दासी बनकर, सेविका बनकर करना चाहती हैं वो इसके अंदर आपको लिखना है। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? आता है इसका जवाब किसी को कि मैं बता दूं? सर आप बोलो बोलो, तो फिर आता है तो बोलो। चलो मैं बोल देता हूँ, मुझे लगता है आपको थोड़ी दिक्कत है। सुनाई तो दे रहा है ना सबको जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर, सुनाई दे रहा है। चलो मैं बोल देता हूँ। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती इस प्रकार की है कि वो कहती है कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप हमारी जो पीड़ा है जन की, जन मतलब हम सब मनुष्य, हमारी जो पीड़ा है मनुष्य की उसको हर लो, दूर करो। जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी, मतलब दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था उस समय भगवान कृष्ण ने चीर बढ़ाकर जो द्रौपदी की इज्जत बचाई, लाज रखी, ऐसे ही प्रभु है हमारे कष्टों को आप दूर करो। जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई और हिरण्यकशिपु का वध किया, तो हे प्रभु इसी तरह आप हमारी रक्षा करो। जिस तरह से आपने डूबते हुए हाथी को, गजराज को उस मगरमच्छ से, पानी के मगरमच्छ से आपने बचाया, उसकी पीड़ा को हरा, उसी प्रकार हे भगवान कृष्ण, है स्वामी, आप हमारी पीड़ा को हर लो। ये है इसका जवाब। अब एक लास्ट पूछ लेता हूँ कबीर की साखी में से, बाद में यहाँ हम पूरा करेंगे। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता किस प्रकार प्राप्त होती है?
मीठी वाणी जब हम बोलते हैं तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता, जिससे कि हमें शीतलता मिलती है और सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगता है। इसीलिए हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। बराबर है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख किस प्रकार मिलता है, क्योंकि जिस मीठी वाणी का अच्छी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें अहंकार अभिमान नहीं होता, उसको बोलने से जो है हमें तो शीतलता मिलती ही मिलती है, क्योंकि इसमें अभिमान अहंकार है ही नहीं। लेकिन सामने वाले को जो है, सुनने वाले को जो है वो सुख मिलता है, क्योंकि भाषा अच्छी होती है, सामने वाले को अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वो आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, सुखी होते हैं, इनको सुख मिलता है। और उसी को देखकर और अभिमान रहित अहंकार रहित भाषा को जो है बोलकर हमारे तन को भी, शरीर को भी शीतलता मिलती है। अब एक लास्ट पूछ लेता हूँ, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाए हैं? सर रिपीट द क्वेश्चन। अपने सवाल क्या पूछा था मैंने? हाँ, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाए हैं? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर जी ने क्या उपाय सुझाए हैं? आता है कि मैं बता दूं? सर आप बता। कबीर जी ने अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए उन्होंने अपनी साखी में कहा है कि जब अपने आप को निर्मल रखना हो तो आप अपने निंदक को, निंदक मतलब निंदा करने वाला व्यक्ति जो हमारी निंदा करता है, निंदक को अपने ही पास अपने आंगन में झोपड़ी बनाकर, कुटिया बनाकर रखो, ताकि बिना साबुन बिना पानी के आप जो है स्वच्छ निर्मल पवित्र हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब वो निंदक जो है, निंदा करने वाला व्यक्ति, वो हमेशा, उसका स्वभाव है निंदा करने का, वो हमेशा निंदा करेगा, मतलब आपके काम में जो है गलतियां ढूंढ ढूंढ कर निकालेगा। उससे आप उन गलतियों को सुधारते जाओगे, उसी गलतियों को सुधारते सुधारते आप इस तरह से स्वच्छ पवित्र निर्मल हो जाओगे कि उसका काम वो करेगा, निंदा करना हमारा काम हम करेंगे, सुधारने का तो हम अपने आप बिना साबुन बिना पानी के पवित्र और स्वच्छ हो जाएंगे। ये है इसका जवाब। अब आज का सेशन जो है 10 बज गए हैं, अब आपका नेक्स्ट क्लास भी होगा। आज का जो होमवर्क है वो यही है कि आप ये जो चैप्टर है UT1 के अंदर, इनके प्रश्न उत्तरों की जो है जहां जहां समझ में नहीं आता उसको पढ़ो, लिख लिख कर पढ़ो, ताकि लिखने में भी गलती ना हो। जैसे आप अच्छी तरह से जवाब दे रहे हो, बोल रहे हो, वैसे अच्छी तरह से लिखो भी। ठीक है बच्चों, यही होमवर्क है। फिर भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, चलो सर इतने ही चैप्टर है ना UT1? हाँ बेटा। सर अभी जो आपने चैप्टर बताया उतना ही है ना UT1? हाँ अभी बाकी ना, ग्रामर हमारा बाकी, राइटिंग सेक्शन बाकी।